करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश में जिनका नाम सुनते ही सियासी दलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो आते हैं गुजरात राज्य से, लेकिन सियासी हवाओं का रुख पलटने की शक्ति भी रखते हैं। क्षत्रिय हैं, इसलिए राजपूतों का नेतृत्व कर रहे हैं और देश की राजनीति से लेकर समाज नीति में भी अपनी सहभागिता और भूमिका अदा कर रहे हैं। ठीक समझे आप, हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज शेखावत जी से। शेखावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शेखावत जी का अंदाजे बयां हो या शेखावत जी का दबंग और कड़क अंदाज हो, इसके चलते राजनीति में लगातार उन पर निगाहें इनायत रहती हैं और ये भी माना जाता है कि शेखावत जी के कदम जहां जहां पड़ते हैं तो वहां पर ये भी सरकारें ढूंढने लगती हैं, तलाशने लगती हैं कि आखिर हलचल क्यों इतनी तेज है, मुद्दा क्या है और माजरा क्या है। हाल ही में देश भर की सुर्खियों का विषय बने राज शेखावत जब गुजरात में बीजेपी के कार्यालय पर प्रदर्शन से ठीक पहले गिरफ्तार किए गए तो एक वाकया सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। उनकी पगड़ी उछलने के इस घटनाक्रम के बाद वो लगातार देश में सुर्खियों में आ गए और किस कदर अपने सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई उन्होंने लड़ी। आइए बातचीत की शुरुआत इसी घटनाक्रम से करते हैं। शेखावत साहब, पहले कोई औपचारिकता नहीं करूंगा, ये मूल घटना क्या थी जब गुजरात पुलिस ने जो है आपको गिरफ्तार किया और इस दरमियान जो घटनाक्रम मोबाइल में, मीडिया के कैमरों में कैद हुआ आपकी पगड़ी उछालने का, इसको किस नजरिए से आपने देखा और कैसे ये लड़ाई आपने अंत तक लड़ी? स्वाभिमान पे हमला हुआ है। जी जी, हमारे लिए पगड़ी आन बान और शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। बिल्कुल, वो भी केसरिया है। जी जी, और उस आन बान, स्वाभिमान और हमारे प्रतीक पर जी एक हमला हुआ गुजरात सरकार के एक पुलिस अधिकारी द्वारा। जी, उस पगड़ी को जी उछाला गया। दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है जी, कि उस वक्त मेरे करणी सेना के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए और उस वक्त मेरे हाथ में जो मैंने कहा था, यदि मुझे रोका गया प्रदेश कार्यालय पहुंचने में या मेरे समर्थकों को या मेरे क्षत्रियों को रोका गया जी, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मुझे रोकना नहीं है, मैं लक्ष्य पे पहुंचना चाहता हूँ और लक्ष्य पे पहुंच के और मैं उस विषय पे बात करना चाहता हूँ, वो न्याय अधिकार लेना चाहता हूँ जिसका हमें हक है जी। वो पेट्रोल मेरे हाथ में आ नहीं पाया, इन लोगों ने धोखे से मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया और मैं उनसे कह रहा हूँ जी, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मुझे प्रदेश कार्यालय जाना है, मेरी बात रखनी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने, वो क्राइम से थे, जर्नली क्राइम से टीम नहीं आती डिटेन करने के लिए, लोकल जो पुलिस होती है वही डिटेन करती है और डिटेन करके फिर छोड़ देती है। क्राइम का आना गिरफ्तारी के लिए वो भी एक संदेहात्मक विषय है, जांच का विषय। क्राइम आई क्यों? कहीं उनकी मंशा कुछ और तो नहीं थी? क्या राज शेखावत से इतनी तकलीफ थी कि क्राइम को आना पड़ा? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्राइम कुछ अलग मंशा लेके आई हो कि हम राज शेखावत का, या ऊपर से कहीं उसको मैसेज मिला या ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिले हो कि राज शेखावत का एनकाउंटर कर हो सकता है। क्राइम क्यों आई? ठीक है, जब विषय है जो स्थानीय पुलिस स्टेशन का, स्थानिक पुलिस स्टेशन का, तो क्राइम को आने का कोई मंतव्य नहीं बनता। वो जो पूरा घटनाक्रम था और उसके बाद जब, क्योंकि हम तो दो ही थे, मैं था और मेरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो इंदल सिंह राणा जी थे, हम दो ही व्यक्ति थे, 50 पुलिस वालों की आवश्यकता क्या थी? फिर उनसे जब मेरी चर्चा हुई, जब हमारा वो घटनाक्रम जब चला, तो उन लोगों ने जिस तरीके से मुझे डिटेन किया वो भी एक तरह अपमानजनक था वो, क्योंकि राज शेखावत कोई अपराधी तो था नहीं, कोई आतंकवादी तो था नहीं, एक समाज सेवक है, समाज हित की बात करता है, समाज के लिए लड़ता है, समाज की बात रखने वाला व्यक्तित्व है और प्रदेश कार्यालय जाने की तो बात कर रहा था। और वो तो आत्मदाह कब करता? जब आप उसे रोकते। बाकी तो उसे आत्मदाह की आवश्यकता कि हम तो मारने वाले हैं, मरने वाले थोड़ी है, किंतु मेरा हथियार क्या? हर बार जब भी कोई बड़ा आंदोलन हम लोग करते हैं, हम हमारी बात रखने के लिए मुंह करते हैं, तो हमारे को जो पुलिस प्रशासन है वो हमें डिटेन कर लेता है। तो इस बार हमने ये कहा कि भाई ये डिटेन करता है, उसका रास्ता क्या? रास्ता यही कि भाई पेट्रोल हाथ में लेके चलो, पास में आवे तो अपने आप पे डाल लो, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन तो कानून रोकना पड़ेगा। देखो सर, मेरी बात सुनो, देखो, यदि आप
कानून से डरेंगे, आप डिफेंसिव चलेंगे, तो साहब आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा पाएंगे। अच्छा, नाराजगी क्या थी? जी, आपको साहब आक्रामक तेवर के साथ ही चलना पड़ेगा, जिसके लिए आप जाने करना पहचाने पड़ेगा। जाते हैं, जिसके लिए आप जाने आक्रमण पहचाने करना जाते हैं। पड़ेगा आपको। यदि लक्ष्य हासिल करना है तो शाम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ेगा, और रिस्क लेने पे ही बड़ी सफलता मिलती, बाकी नहीं मिलती है। तो जब ये जब माहौल बना, और उस वक्त जब वो जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे, तो एक पुलिस अधिकारी हमारी इस पगड़ी को, जो केसरिया पगड़ी है, उसको आप देखिए वीडियो में क्लियर दिखाया, मीडिया ने कवरेज किया कि वो अपने हाथ से उसको यूं उछाल रहा है, जबकि मैं चिल्ला रहा हूँ पगड़ी पगड़ी पगड़ी, फिर भी वो व्यक्ति, और दुर्भाग्य इस बात का कि वो व्यक्ति भी मेरा वो अधिकारी मेरा राजपूत है साहब। आप सोचो कितनी बड़ी सरकार की ये एक साजिश समझो, है जो भी समझो, एक भाई को एक भाई से उन्होंने लड़वा दिया, एक भाई के हाथों, जो जानता है पगड़ी की वैल्यू क्या है, उसकी उसका मान सम्मान स्वाभिमान क्या है, वो क्या चिन्ह रखती है, क्या अपने प्रतीक है, फिर भी उस व्यक्ति के हाथ से करवा दिया। वो पर जब माहौल बना, आपने देखा ट्रेंड हुआ, काफी ट्रेंड हुआ, पूरे भारतवर्ष में ट्रेंड हुआ, और मेरा समाज आज आक्रोशित है। सभी क्षत्रिय आक्रोशित है, जो भी क्षत्रिय, चाहे सामान्य में आए, चाहे ओबीसी में आए, चाहे वो बख्शी पंच में आए, तो संपूर्ण क्षत्रिय मात्र गुजरात नहीं, भारतवर्ष में आक्रोशित है, और सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि इस बार हम भाजपा को इस लोकसभा में वोट की भाषा में जवाब देंगे। और आपने देखा। अच्छा, ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का विरोध कर रहे हैं, क्या मूल मकसद है, और क्या लगता है उनके इस बयान ने किस हद तक समाज को आहत किया है? क्या महिला समाज भी इससे आक्रोशित आपको दिखाई दे रहा है कि केवल करनी से नहीं लड़ाई लड़ रही? नहीं सर, ये जो घटनाक्रम शुरू हुआ 22 तारीख को, केंद्रीय मंत्री है वो, और भूतपूर्व शिक्षक रह चुके हैं, और लोकसभा जो है राजकोट, उसके भावी उम्मीदवार है। जी। और ऐसे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर इतना अभद्र टिप्पणी, अभद्र एक वक्तव्य दिया जाता है, तो आप क्या कहोगे उसको? आज मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, वो इतिहास हमें बताए, ऐसा कहाँ लिखा है कि महाराजा झुके और रोटी और बेटी का व्यवहार उन्होंने अंग्रेजों के साथ किया? कहाँ लिखा, हम जानना चाहते हैं। इतना बड़ा लांछन साहब, हमने क्या बिगाड़ा है आज देश का? आज इस देश को अखंड भारत बनाने में हम लोगों ने 500 रजवाड़े समर्पित किए, ये इतिहास में लिखा हुआ है, मैं झूठ तो नहीं कह रहा, पूरा भारतवर्ष जानता है। और उस अखंड भारत के रचयिता का आज स्वाभिमान हनन हो रहा है, आज उसके स्वाभिमान पे हमला किया जा रहा है, आज उस मातृशक्ति को गाली दी जा रही है, जिस मातृशक्ति ने आज जोहर करके भी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की है। तो आज ये आक्रोश तो जायज है। अच्छा, मांग सीधी मांग रखी है कि भाई इस व्यक्ति की जो गलती है वो माफी लायक नहीं है। और भूतकाल में हमने इतनी माफिया दी है साहब, इतनी माफिया हमने दी है भूतकाल में कि साहब ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन इसलिए हुआ क्योंकि भूतकाल में उन्होंने माफी दी, इन्होंने सोचा फिर माफी मांग लेंगे। लेकिन इस बार क्या है, मातृशक्ति भी मैदान में उतरी है, और सभी क्षत्रिय, चाहे वो किसी भी सामान्य वर्ग के हो, चाहे ओबीसी वर्ग के हो, चाहे बख्शी वर्ग, सभी मैदान में एक साथ उतरे हैं। और जो ताकत थी वो आप देख चुके हैं, मीडिया में बहुत अच्छी तरह से इसको चला है। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो आक्रोश इसलिए है कि इन लोगों ने जो एक अभद्र टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को समाज भूल नहीं पा रहा है, और समाज ने एक सिंपल मांग रखी है कि इनकी जो टिकट है वो रद्द की जाए। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस जो वरिष्ठ मंत्री है क्यों बचा रही है। सब सोचने के लिए बात है। आज आक्रोश जो है वो समाज का है, सामाजिक आगेवानों का है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो गतिविधियां की उसमें उन्होंने राजकीय क्षत्रिय आगेवानों के साथ मीटिंगें करवाई और उनके सामने इनसे माफी मंगवा ली। अब सोचो, भाजपा के क्षत्रिय आगेवान वो जज करने वाले और दोषी भी उनका ही मंत्री, तो साहब न्याय कैसे मिलेगा? समझिए, तो ये लड़ाई जारी रहेगी, आगे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल साहब, लड़ाई जारी है और आगे जारी रहेगी। समन्वय समिति बनी हुई है, वो अपना कार्य कर रही है और वो जिस हिसाब से कर रहे हैं उनकी वो रणनीति है। परंतु मेरा कंसर्न इतना ही है साहब कि जब इस तरह से घटनाएं का पुनरावर्तन होता है तो उसे रोकने के लिए अब माफी
नहीं देनी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, क्षत्रिय समाज नहीं सब, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलने से पहले 1,00,000 बार सोचना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये माफी का जो था वो हमने वर्कआउट नहीं होने दिया। और आखिरी में देखो अभी एक और उनका वो माफीनामा आया है, जिसमें सही मायनों में उसको जिससे माफी मांगनी थी उन्होंने माफी मांगी है। आज भाई विद्रोह आपका जो है वो किसका विद्रोह है भाई? आक्रोश किसका है? सामाजिक आगेवान का, समाज के लोगों का। तो आपको माफी भी उनसे मांगनी चाहिए थी। अभी लास्ट में जाकर उन्होंने माफी मांगी, बट अब बहुत देर हो चुकी है। समाज मन बना चुका है कि उनकी टिकट रद्द होगी तो ही उनको माफ किया जाए। अच्छा, आप क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लक्ष्य क्या है करणी सेना का? जब करणी सेना का निर्माण हुआ था तो कहा गया था एक क्रांति वो लाना चाहते हैं सामाजिक रूप से। अब ये क्रांति भी विघटित हो रही है, विभाजित हो रही है, कई करणी सेनाओं का निर्माण हो गया, कई संगठन बन गए, तो चुनौतियां समाज के अंदरूनी तौर पर भी आप महसूस करते हैं क्या? हाँ, आपकी जो बात है उससे मैं सहमत हूँ जी। किंतु क्षत्रिय करणी सेना की जो स्थापना हुई है वो स्थापना सिर्फ एक लक्ष्य को लेके हुई है। वो लक्ष्य है जी संपूर्ण भारत वर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित कर जनता की सेवा करना, जो हमारा छात्र था। बिल्कुल, हम गौपालक प्रतिपाल हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से हमारी घोर उपेक्षा ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां करती है। टिकटों के बंटवारे में भी की है, हमारी टिकट दगा काटी भी गई है। विधानसभा हो चाहे आपकी लोकसभा हो, आप देखिए बिल्कुल भयंकर एक उपेक्षा का भोग हम बने हैं। तो अब एक वो तो आक्रोश था ही हमारे अंदर, उसमें रूपाला जो है हमारे, उन्होंने ये बिल्कुल अभद्र टिप्पणी कर दी। उसे तीसरा भाई एक क्षत्रिय की केसरिया बाग आपने उछाल दी। और कुछ दिन पहले हमारे जो महिपाल मकराना जी है, उनकी टोपी भी इसी टीम ने उछाल दी थी। तो कुल मिला के जो क्षत्रिय करणी सेना का जो लक्ष्य है वो सुनिश्चित है, और बिल्कुल लक्ष्य पे ही हम काम कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? देखो सिंपल बात है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, जंग तो लड़ नहीं सकते। बिल्कुल, क्या लड़ना होगा? चुनाव लड़ना होगा, लड़वाना होगा, और भरपूर मात्रा में मतदान करके अपने समाज के व्यक्ति को हमें जिताना होगा। अब वो जीतेगा तभी तो इस लोकतंत्र के राज्य रजवाड़े हम वापस स्थापित कर पाएंगे। देखो लोकतंत्र के जो राज्य रजवाड़े हैं वो क्या है, मैं बताना चाहता हूँ जनता को, खास करके क्षत्रियों को, कि भाई ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, ये लोकसभा के ये इस लोकतंत्र के राज्य रजवाड़े हैं। और वहां स्थापित होने के लिए हम सभी को चुनाव की तैयारी करनी होगी, कैडर तैयार करना होगा। इसीलिए क्षत्रिय करणी सेना का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे काम कर रही है करणी सेना, और गांव-गांव कैडर तैयार करने का जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल मेरे जहन में आया है कि राज शेखावत जी को कभी डर नहीं लगता? आप जिस राज्य से आते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य है, आप जिस राज्य से आते हैं वो गृह मंत्री अमित शाह का राज्य है, वहां पर रहकर तमाम देश के बड़े नामचीन लोगों से, नेतृत्वकर्ताओं से, सत्तारूढ़ दलों से लड़ाई लड़ना, कहीं कोई भय तो नहीं सताता है राज शेखावत जी को कभी? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। इस देश को, इस देश की जनता को या पूरे विश्व की जनता को जी इस धरातल पे लाने वाला परमात्मा है ना, परमात्मा लाता है इस धरातल पे, इस भूमि पे लाने वाला परमात्मा है, और ले जाने वाला भी परमात्मा है। ठीक है, जो भी घटनाक्रम बनते हैं वो परमात्मा की मर्जी से बनते हैं, हमें तो चलना है, तो डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो राज शेखावत बीएसएफ में रहते हुए 8 साल तक लगातार कश्मीर में आतंकियों से भिड़ सकता है, एनकाउंटर को अंजाम दे सकता है, जो कई बार मौत के मुंह में से बाहर आ सकता है, तो परमात्मा से बड़ा इस देश में कोई भी नहीं है। बीच में लॉरेंस की धमकी आई, लॉरेंस के लोगों की धमकी आई, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ कि मारना और जिंदगी देना वो उस ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल, हमें डरना किस लिए? सीधी सीधी बात है। आज आतंकी हमारे समाज की धरोहर को खुलेआम मार के चले जाते हैं, और जंगल राज देखो, जब आप उसका विरोध करते हैं, जब आपको चैलेंज करते हैं, तो वो लोग साहब इतना बड़ा अपना जुहूर लेके चल रहे हैं कि वो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। और जब हम उस धमकी के तहत, जब हम गृह मंत्री जी को हम वो रजूआत करते हैं कि भाई हमें पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन वो आज तक उन्होंने नहीं दी। और जब ये घटनाक्रम चला, और घटनाक्रम को जब हमने और आक्रामक बनाया, जब मैंने त्याग पत्र दिया भाजपा से,
तो 2 दिन बाद उनका लेटर आता है मेरे पास कि भाई आपने जो पुलिस की सुरक्षा मांगी थी वो अस्वीकार की जाती है, जबकि उनके पास ऑडियो है, उनके पास स्क्रीनशॉट है सोशल मीडिया के, सब कुछ है। लॉरेंस के लोगों के हजारों धमकी आई हुई है मेरे को, फिर भी उन्होंने पुलिस की सुरक्षा के लिए मुझे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उस आंदोलन को लीड कर रहा हूं जिस आंदोलन से सरकार हिली हुई है। तो दुर्भाग्य इसी बात का है। और तो और मुझे बदनाम करने के लिए इन लोगों ने मीडिया को भी उपयोग में लिया और मेरे जो बिल्कुल झूठे मेरे पे कुछ आरोप इन्होंने घड़ दिए। मैं तो इतना ही कहता हूँ साहब, आपको जो करना है करो, मैं तो फौजी आदमी हूँ, अच्छा समझौता करता नहीं हूँ, बिकना मेरे उसमें है नहीं, मेरे संस्कार में है और ना मैं झुकना पसंद करता हूँ। तो मैं तो मेरे जो टास्क के लक्ष्य, मुझे मालूम है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रहा सरकार प्रशासन कितने सालों के लिए, कब तक? ठीक बात है, एक दिन समय परिवर्तित होगा, बिल्कुल, उस वक्त ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं या राजशेखर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, धूप छांव चलती रहती है। आज आपका समय, कल हमारा समय भी आएगा। बिल्कुल। अच्छा राजशेखर जी बताइए कि जब संगठन और समाज की बात होती है तो नए युवाओं को आपने जैसे लाने की बात कही, एक बड़ा नेटवर्क और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से समाज को मजबूत करने की बात कही। एक उदाहरण आपको दूंगा, राजस्थान के बाड़मेर इलाके से एक लड़का है रविंद्र सिंह भाटी, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, अपने दम पर चुनावी माहौल भी बना रहा है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी है, उनकी नाक में दम कर दिया है। ऐसे नौजवानों की कैसे मदद कर रही है आपकी सेना, आपका संगठन? सर, रविंद्र सिंह भाटी आज एक यूथ आइकॉन है और खुशी इस बात की है कि वो एक क्षत्रिय है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोकसभा जीतेगा भी और पूरा विश्वास है कि वो अपने छात्र धर्म का निर्वहन करेगा। आज आप देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, सभी धर्म जाति के लोग और खास तौर पे युवा है, सब युवा क्रांति लाता है। मैंने शुरुआत से कहा है कि मेरी जो पहली पसंद है वो युवा है, क्योंकि इस देश का भविष्य तो युवा ही है ना। और 26 साल का यूथ है साहब, उसके साथ युवा जुड़ा हुआ है साहब। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी का बाप उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ साहब कि इस देश में अब समय आ गया है कि युवाओं को राजनीति में अपना भविष्य सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की यदि रक्षा कोई कर सकता है, इस देश को यदि कोई बचा सकता है और कोई आक्रामक नीति को उपयोग में ला सकता है तो वो मेरा देश का युवा है। आप समझने की कोशिश करना। बिल्कुल। मैं सिंपल इतना ही जानता हूँ, मैं तो चाहता हूँ सर इस देश का प्रधानमंत्री युवा बने। सब मजाल है पाकिस्तान और चाइना की, साहब नजर नहीं उठा के देख सकता। युवा क्रांति है साहब, घुस जाएगा या मरो या मारो करेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। इसलिए मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ। करनी सेना नहीं, पूरा का पूरा हमारा क्षत्रिय समाज है, वो पूरा और प्लस सर्व समाज के लोग उसके समर्थन में है। माँ करनी उसके साथ है, उसको सफलता मिलनी है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। मुझे लगता है दर्शकों की जिज्ञासाएं भी आप दूर करेंगे। आर्मी और बीएसएफ का आपका बैकग्राउंड रहा, कश्मीर और कारगिल युद्ध में भी जो है आपकी सहभागिता, आपकी भूमिका रही। किस तरह से वो दौर आपको याद आता है जब बीएसएफ की नौकरी में आप रहे और वहां पर जिम्मेदारी जब सरहद पर निभा रहे थे, तो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को भी आपने लीड किया है। कई बार ऐसा मौका आया होगा जब आपको लगा होगा मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन राज शेखावत डटा अड़ा रहा, पीछे नहीं कदम बढ़ाए देश के लिए। 8 साल लगातार मैं कश्मीर में बीएसएफ के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहा। 8 साल लगातार, 2 साल में पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन हमारी जो कार्यशैली थी, जो एक छात्र धर्म निभाने की जो हमारे अंदर जो गट्स था, उसको देखते हुए जितने भी अधिकारी आए उन्होंने अपने पास रखा वहाँ। और हमने 8 साल तक लगातार, जब मिलिटेंसी पीक में थी तब से लेके मिलिटेंसी के खात्मे तक 2002-2003 तक हम लोगों ने अपना जो भी हमें टास्क मिला, असाइनमेंट मिला, हमने पूर्ण किया। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा छात्र धर्म इस देश की जनता की रक्षा करना है। और जब मैं फौज में था तो आवश्यकता तो सीमित पहले से ही थी जी। भाई शराब कभी पी नहीं हमने, व्यसन हमने कोई किया नहीं, रोटी सब्जी दाल चावल के हम लोग आवश्यकता रहती है, मैं वो तो कहीं भी मिल जाता है हमें। तो जो आवश्यकता है सीमित है, प्लस उस वक्त सरहद पे जी अपना दायित्व निर्वहन करने का हमें मौका मिला। मिलिटेंसी पीक में थी आतंकी को, क्योंकि देखो कश्मीर बचाना था तो आक्रमण करना था। मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी आंदोलन हो चाहे कोई भी लक्ष्य पाना है तो डिफेंस नहीं साहब,
आपको अटैक करना पड़ेगा। बिना अटैक के कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ कि कभी कभी संविधान हाथ में लेना पड़ता है, कानून हाथ में लेना पड़ता है, बट गुड कोज के लिए लेना पड़ता है, समाज हित के लिए लेना पड़ता है, देश की जनता के हित के लिए लेना पड़ता है, और चमत्कार दिखाने के लिए लेना पड़ता है ताकि वो नमस्कार करने आए। तो कश्मीर का जो मेरा अनुभव था वो बहुत अच्छा था, और मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि मैं लगातार 8 सालों तक वहाँ आतंकियों से भिड़ा और आज मेरा कश्मीर सुरक्षित है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। देश की सेवा की है, जज्बा है, जुनून है, और युवाओं को नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो देखना चाहते हैं कि दौर ऐसा भी आए जब देश को युवा प्रधानमंत्री मिले। ऐसा सपना भी यहाँ पर संजोते हैं राज शेखावत जी, जो कि क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये आपका जो गेटअप है, जो आपका लुक है, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एक हाथ पर जो है शहीद आजम भगत सिंह यहाँ पर जो है टैटू के रूप में उकेरे गए हैं, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप है, और इतनी सारी अंगूठियां हैं, गोल्डन मैन की आपकी छवि है, तिरंगा है, सत्यमेव जयते का एम्बलम है। ये क्यों आपने बनाया? इससे क्या लगता है समाज को, क्या प्रेरणा, क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्या पैगाम है आपका? सर, जो मेरा अटायर है, जो मेरा पहरवेश है, आप इतिहास उठा के देख लेना, जो हमारे राजा महाराजा युवराज हुआ करते थे, वो ऐसे ही ऑर्नामेंट्स के साथ अपना जो ट्रेडिशन था उसको एंजॉय करते थे। जी, जी। भाई, हमने अखंड भारत के लिए हमने 567 रजवाड़े किए, हमारा कल्चर थोड़ी में समर्पित किया है। कल्चर तो आज भी वही है। आज हमारी जो मातृशक्तियां, छतरानियां, जब वो अपने जो राजस्थानी जो अटायर में जब आती हैं, आप उनका देखिए, उनका एक अलग ही अपना है ना, अलग ही निखार है, वो अपना ट्रेडिशन है। तो ये जो ऑर्नामेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो आपको पगड़ी से लेके ये मूंछ है, दाढ़ी, और ये जो दिख रहा है मेरा पहना और जूतियों से लेके, ये सभी हमारा इतिहास बयां करते हैं। तो मैं तो उस इतिहास को वापस जागृत कर रहा हूँ युवा तो ला रहा हूँ। देखो, ये है हमारा राजपूताना पहरवेश, और ये हमारा भारतवर्ष का पहरवेश, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी है ना पहचान है। क्यों हम वेस्टर्न की ओर जाएं? पहली बात तो ये समझ गए आप, बिल्कुल, है ना, ताकि युवाओं को ये समझ में आ गया हमारा जो भारतवर्ष का जो पहरवेश है वो वेस्टर्न से लाख गुना अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये टैटू, साहब, आज का जो हमारा युवा है, उस यूथ को जी आपको सही मायने में मार्गदर्शित करना है, तो उन्हें हमें जगाना होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में कहीं इतिहास के बारे में विस्तार से नहीं बताया जाता, कहीं हमारा जो शौर्य है, जो हम लोगों ने जो योगदान दिया है इस देश के भविष्य के लिए, वो कहीं बताया नहीं जाता है। तो मैं चाहता हूँ युवा मेरे इस टैटू के माध्यम से ये समझे कि भाई शहीदों में सबसे वीर कौन था? शहीद भगत सिंह। मैं शहीदों में किसी को गरम दल में मैं किसी को गिनूं देश की आजादी में, तो वो गरम दल था, वो ये था जिसने परिवर्तन लाने की शुरुआत की थी। वो व्यक्ति है सब जिसको मैं पूजता हूँ, जिसको मैं जीतता हूँ, जो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। दूसरी बात, ये अशोक स्तंभ, देश सर्वोपरि है, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे देश से बड़ा कुछ हो सकता है? हमने तो सर इस देश की रक्षा के लिए हमने हमारे परिवार बलिदान किए, हमने 12-12 साल के हमारे बच्चे हमने युद्ध के मैदान में भेजे साहब। तो हम कैसे भूल जाएं इस देश को, इस राष्ट्र को? तिरंगा भी उसी की पहचान है साहब। तो युवाओं को खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये है शक्ति, ये है, और ये रहा महापुरुषों में किसको हम महापुरुष तो कई हो, लेकिन महाप्रताप का जो त्याग, बलिदान और उनका जो समर्पण था जी सर, वो कैसे? तो महापुरुषों में से मुझे किसी एक को लेना था, अपने महाप्रताप जी को लेना जी, ताकि युवा इनको पढ़े और इनके माध्यम से बाकी जो महापुरुष है उनको भी स्टडी करें। शहीद भगत सिंह को पढ़े, उनके साथ अपने सुखदेव सिंह राजगुरु जी थे, उनको भी वो स्टडी करें कि ये क्या थे। अब राज शेखावत का जो आक्रामक रवैया है ना, उसके पीछे का यदि कोई कारण है तो ये लोग हैं। जैसे भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो क्या ऐसे ही धमाके राज शेखावत करते रहेंगे जीवन भर? बिल्कुल साहब, करता आया हूँ, कर रहा हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि बहरे आज भी इस राजनीति में और इस लोकतंत्र में उपस्थित है, और उनके कान खोलने के लिए धमाके करना आवश्यक है। और मेरा जो कार्यशैली करने का तरीका, मैं सीधी बात करूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता साहब। यदि कोई बड़ा, अभी मैं बताऊं आपको, अभी जो राजकोट में जो हमारा आयोजन था जिसमें 5 लाख रुपए हुए थे, उस आयोजन में यदि राज शेखावत लीड करता ना साहब, तो आज न्याय मिल जाता। क्योंकि सीधी बात है, सब 5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपके पास, आप सिर्फ भाषण कर रहे हैं, उसके बाद उन लोगों को वहां से वापस प्रस्थान करवा रहे हैं। सब वही संख्या को लेके हम
हमने अल्टीमेटम दिया होता सरकार को, प्रशासन को, साहब हमने उनको बोल दिया होता कि या तो ये करो या तो तैयार हो जाओ, हम आक्रमण के लिए आ रहे हैं आपके पास, तो सब पिक्चर कुछ और होती। लेकिन दुख इस बात का है कि ठीक है, एक समिति है वो उसको लीड कर रही है, मैं फौजी हूँ, मैं किसी की जो प्लानिंग है उसमें इंटरफेयर नहीं करता, बट कहीं ना कहीं आज गुजरात की जनता में आक्रोश ये भी है, गुजरात की जनता का आक्रोश बता रहा हूँ कि समन्वय समिति इस तरह से जो डिफेंसिव कदम बढ़ा रही है उससे हमें न्याय कब तक मिला। चलिए, आखिर में जाते जाते आप पर राजनीतिक आरोप भी लगता है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इन आरोपों में सच्चाई है कि राज शेखावत कभी भविष्य में भी चुनाव मैदान में योद्धा के तौर पर मैदान में चुनाव लड़ते नजर आए? अरे साहब, आपको शायद पता ही नहीं है, मैं इस लोकसभा में झुंझुनू लोकसभा का निर्दलीय प्रत्याशी था। नहीं, किसी राजनीतिक दल से? ना, बिल्कुल ना। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं साहब, मुझे एक चीज बताएं आप, ये देश सत्ता से चलता है और हम राज्य रजवाड़े स्थापित कर चुके हैं, हमारा इतिहास गवाह है। तो जब देश सत्ता से ही चलता है तो राज शेखावत क्यों, मैं तो बोलता हूँ क्षत्रिय समाज का वो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए राजनीति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि जहां जहां हमारी भरपूर संख्या है इस भारतवर्ष में, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपकी पंचायत हो, चाहे आपका तहसील पंचायत, चाहे जिला पंचायत, जहां आपकी भरपूर संख्या है वहां यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो दी बेस्ट है, नहीं देती है तो आपको निर्दलीय भी खड़ा होना होगा और समाज की जिम्मेदारी बनती है उसे जिताए और सत्ता में स्थापित करे और देश की जनता की सेवा करे, क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं। मैं अभी लोकसभा लड़के आया हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी लड़के आया हूँ झुंझुनू लोकसभा से, 19 में मेरा वोटिंग हुई है मेरी, तो मैंने निर्दलीय तो ताल ठोक दी है और मेरा जो लक्ष्य मैंने बताया, एक ही लक्ष्य क्षत्रियकरण सेना का, कि संपूर्ण भारतवर्ष में हम क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित। चलिए, जाते जाते क्या संदेश आप जो है मध्य प्रदेश की जनता को, एमपी न्यूज के ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रियकरण सेना। संदेश तो यही देना चाहूंगा कि जब आपको लक्ष्य प्राप्त करना हो तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि आपकी रुकावटें क्या क्या है, आपके पास सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए और आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए शाम दाम दंड भेद वो भी अपनाना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो आक्रमण, जो आक्रामक शैली है उसको उपयोग करते हुए आपको लक्ष्य को पाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। खास तौर पे युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप इस देश का भविष्य हैं और आप इस देश का भविष्य होने के नाते आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। पड़ोस के जो देश है वो आपको नशे में लिप्त करना चाहते हैं, आपको खत्म करना चाहते हैं, इस देश को खत्म करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, नशे से आप दूर रहें, अच्छा एजुकेशन ले और देश हित में, राष्ट्र हित में अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करें और राजनीति की तरफ आप लोग तुरंत प्रभाव से अपना कदम बढ़ाएं ताकि प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरा युवा हो और इस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मेरा युवा हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यदि हमें आक्रामक शैली अपनाकर दुश्मन देशों को दबाना पड़े तो आप लोगों की निर्णय शक्ति से हम वो कार्य कर सकें। बिल्कुल। चलिए, वो ना कभी रुका है, वो ना कभी थका है और वो ना कभी रुकेगा, वो हमेशा अडिग है, अटल है, अडिग रहेगा और योद्धा की तरह लड़ाई लड़ता रहेगा। कुछ ऐसे ही ऐलान जंग के साथ राज शेखावत यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले कल में वो युवाओं को तमाम सत्ताधारी शीर्ष पदों पर देखना चाहते हैं ताकि भारत को युवा भारत की संज्ञा भी दी जा सके। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।